तो चलिए आज की इस चर्चा में सीधा डाइव करते हैं। आज हम इलेक्ट्रिक करंट के उस दिलचस्प रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। सोचिए जरा, जो चीज कभी सिर्फ एक कौतूहल या जादू जैसी लगती थी, वो आज हमारी पूरी मॉडर्न सिविलाइजेशन को चला रही है। हम उसी के इस कमाल के सफर को ट्रैक करेंगे। है ना एकदम रोमांचक बात। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर ये इलेक्ट्रिक करंट है क्या। फिर हम चलेंगे इतिहास के पन्नों में और देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का मिलन कैसे हुआ। उसके बाद हम इसके बहने के तरीके और अंत में मॉडर्न पावर एरा यानी आज के ऊर्जा युग पर बात करेंगे। तो चलिए अपने पहले सवाल से ही शुरुआत करते हैं। आखिर ये विद्युत प्रवाह या इलेक्ट्रिक करंट असल में है क्या? आइए इसके बेसिक्स को जल्दी से रिफ्रेश कर लेते हैं। देखिए, बहुत ही सिंपल शब्दों में कहें तो इलेक्ट्रिक करंट असल में चार्ज कैरियर्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स या आयंस के बहने की एक डायरेक्टेड मूवमेंट है। इसे एम्पियर में नापा जाता है, जो कि बेसिकली 1 कूलम प्रति सेकंड के बराबर है। मतलब जब भी किसी तार से बिजली बहती है ना, तो असल में यही चार्ज कैरियर्स एक जगह से दूसरी जगह लगातार जा रहे होते हैं। और इस पूरे फ्लो को अच्छे से समझने के लिए हमारे पास ओम का नियम यानी ओम्स लॉ है। वोल्टेज यहाँ एक तरह से पुशिंग फोर्स या प्रेरक बल का काम करता है, जो करंट को किसी भी मटेरियल के रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध के खिलाफ आगे धकेलता है। एकदम सीधी सी बात है, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, सेम करंट फ्लो को बनाए रखने के लिए आपको उतने ही ज्यादा वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आती है। क्या आप जानते हैं कि तार के अंदर चार्ज कैरियर्स फिजिकली बहुत ही धीरे धीरे, लगभग हवा के हल्के झोंके की तरह खिसकते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी वो पैदा करते हैं वो एकदम साउंड या लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती है, बिल्कुल रॉकेट की तरह। और एग्जैक्टली इसीलिए जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, बल्ब पलक झपकते ही जल उठता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं इतिहास में, ये देखने के लिए कि इस पूरी कहानी की शुरुआत आखिर हुई कैसे। सदियों तक बिजली लोगों के लिए सिर्फ एक अजीब सी घटना हुआ करती थी। मतलब 600 ईसा पूर्व में एम्बर को रगड़कर पंखों को आकर्षित करना हो, या 1745 में लिडन जार में अचानक हुए डिस्चार्ज को स्टोर करना। उस वक्त तक ये साइंस कम और जादू ज्यादा लगता था। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये कितनी बड़ी चीज बनने वाली है। लेकिन फिर आता है 1793 का वो साल जब कहानी पूरी तरह पलट गई। अलेसैंड्रो वोल्टा ने वोल्टेक पाइल का आविष्कार किया। ये दुनिया की सबसे पहली असली इलेक्ट्रिक बैटरी थी। गीले कार्डबोर्ड और अलग अलग धातुओं की लेयर्स का इस्तेमाल करके उन्होंने पहली बार दुनिया को एक स्थिर और लगातार बहने वाला इलेक्ट्रिक करंट दिया। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। जरा सोचिए, कभी कभार दिखने वाली उन अनप्रिडिक्टेबल चिंगारियों से निकलकर एक लगातार बहने वाले करंट को कंट्रोल कर लेने की इस क्षमता ने हमारी दुनिया को कैसे बदला होगा। सीधी सी बात है, इसने बिजली को महज एक जादुई तमाशे से निकालकर एक बेहद प्रैक्टिकल और पावरफुल टूल में बदल दिया। और इसी के साथ हम आते हैं अपने तीसरे हिस्से पर, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का आपस में जुड़ना, जो साइंस के इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। आपको पता है, इन दोनों ताकतों को जोड़ने की कहानी असल में फिलॉसफी से शुरू होती है। इमैनुअल कांट का डायनामिज्म दर्शन। उनका मानना था कि इस ब्रह्मांड में सब कुछ फंडामेंटल फोर्सेस से जुड़ा हुआ है। इस विचार ने जोहान विल्हेम रिटर और हैंस क्रिश्चियन ओस्टेड जैसे कमाल के वैज्ञानिकों को बहुत इंस्पायर किया। उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि नेचर की ये सारी ताकतें कहीं ना कहीं एक दूसरे से जरूर जुड़ी हैं। और इसीलिए ओर्स्टेड की जो फेमस डिस्कवरी थी ना, वो कोई तुक्का नहीं थी, वो उनके इसी गहरे फिलॉसफिकल बिलीफ का नतीजा थी। जैसा कि उन्होंने 1803 में कहा था कि हमारी फिजिक्स अब अलग अलग हिस्सों का कलेक्शन नहीं रहेगी, बल्कि हम एक ही सिस्टम से पूरी दुनिया को समझ पाएंगे। वो इस कनेक्शन को साबित करने के लिए एकदम डटे हुए थे। सालों तक अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद ओर्स्टेड का दिमाग उस मिसिंग लिंक को पकड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका था। वो एक ऐसा पैटर्न देखने वाले थे जो बाकी सब मिस कर गए थे। और फाइनली 1820 में वो मोमेंट आ ही गया। एक लेक्चर के बीच में ओर्स्टेड ने देखा कि एक तार में बहने वाले करंट ने पास रखी कंपास की मैग्नेटिक सुई को डिफ्लेक्ट कर दिया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। इस एक छोटे से मोमेंट ने हमेशा हमेशा के लिए साबित कर दिया कि इलेक्ट्रिक करंट एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और यहीं से जन्म हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अलग अलग मटेरियल्स में ये इलेक्ट्रिसिटी आखिर बहती कैसे है।
करंट का बहना ना हमेशा एक जैसा नहीं होता। जैसे मेटल्स में बाहरी इलेक्ट्रॉन्स आज़ाद होकर लैटिस के थ्रू बहते हैं, लेकिन वहीं बैटरीज के अंदर मौजूद इलेक्ट्रोलाइट्स में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का फ्लो होता है। प्लाज्माज में एक्सट्रीम हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स अलग हो जाते हैं और सुपरकंडक्टर्स में तो गजब ही हो जाता है। इतनी ज़्यादा ठंड में रेजिस्टेंस पूरी तरह से जीरो हो जाता है। मतलब मीडियम के हिसाब से करंट का बिहेवियर बिल्कुल बदल जाता है। अब यहाँ एक बहुत ही मज़ेदार ऐतिहासिक फैक्ट सुनिए। हम आज भी अपने सर्किट डायग्राम्स में करंट का फ्लो पॉजिटिव से नेगेटिव दिखाते हैं, लेकिन रियलिटी में जो नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बह रहे होते हैं। एक्चुअल फ्लो एकदम उल्टा है। ये बस सदियों पुरानी एक परंपरा है जो इलेक्ट्रॉन्स की असली खोज से बहुत पहले ही बन गई थी और हम आज तक उसी को फॉलो कर रहे हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर। हम देखेंगे कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ने कैसे हमारी आज की मॉडर्न दुनिया और पावर ग्रिड्स की नींव रखी। ऑस्टेड ने जो चिंगारी जलाई थी उसने पूरी दुनिया रोशन कर दी। 1831 में माइकल फैराडे ने पता लगाया कि मैग्नेट्स का इस्तेमाल करके बिजली कैसे बनाई जा सकती है। इसी चीज ने जेम्स क्लार्क मैक्सवेल के उन फेमस इक्वेशंस को जन्म दिया। और फिर 1882 में थॉमस एडिसन ने पहला कमर्शियल पावर स्टेशन खोल दिया। बिजली अब लैब से निकलकर सड़कों और घरों तक पहुंच चुकी थी। लेकिन इसके साथ ही शुरू हुई एक मशहूर जंग, वॉर ऑफ द करंट्स। एक तरफ था टेस्ला का ऑल्टरनेटिंग करंट या एसी और दूसरी तरफ एडिसन का डायरेक्ट करंट यानी डीसी। आखिर में जीत एसी की हुई क्योंकि इससे लंबी दूरी तक भेजना बहुत आसान था। लेकिन डीसी भी कहीं गया नहीं। हमारे आज के मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स और बैटरीज में इसका दबदबा आज भी कायम है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, जब बिजली, चुंबकत्व और प्रकाश जैसी अलग अलग लगने वाली ताकतों को एक ही सिस्टम में जोड़ा जा सकता है, तो क्या पता आने वाले कल के वैज्ञानिक प्रकृति की और किन छिपी हुई शक्तियों को एक साथ जोड़ दें? क्या आज के अलग अलग सिद्धांत भी किसी नए और स्टेट का इंतजार कर रहे हैं जो उन्हें एक सूत्र में बांध सकें? ये वाकई सोचने वाली बात है ना? खैर, साइंस का यह सफर तो ऐसे ही चलता रहेगा।